जय हिंद प्यारे बच्चों। और आज हम लोग लेके आ गए अपने फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 54 का डिस्कशन। मैं यानी संजीव भाटिया आपको फर्स्ट 23 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 68 तक। हमारे डॉक्टर SP सिंह सर के इस मिशन के साथ अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का पेपर डिस्कशन। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ये एक इक्विलिब्रियम सिस्टम के बारे में बात की गई है और इसमें यहाँ पर हमारा मिसप्रिंट हो गया स्लाइड में। ये ऐसे रिवर्सिबिलिटी का निशान है, ये रिवर्सिबिलिटी का निशान है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारी किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेस में या सेम स्टेट में होते हैं तो उसे होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं, और अगर होमोजीनियस इक्विलिब्रिया कहते हैं। और अगर डिफरेंट कोई स्टेट में है, स्टेट मीन सॉलिड लिक्विड गैस में, अगर कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट स्टेट में है तो इसे हेट्रोजीनियस सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो आपको मालूम है ग्रेफाइट सॉलिड फॉर्म में होता है, डायमंड भी सॉलिड फॉर्म में होता है। क्योंकि ग्रेफाइट सॉलिड है, डायमंड सॉलिड है, इसलिए होमोजीनियस इक्विलिब्रिया का एग्जाम्पल है। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है और कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है और CO2 गैस है। अब क्योंकि ये सॉलिड है, ये गैस है, तो ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया का एग्जाम्पल है। यहाँ पे वाटर सॉलिड है और वाटर लिक्विड है, यानी आइस बदल रहा लिक्विड वाटर में, तो ये भी हेट्रोजीनियस है। ये गैस है, ये गैस है, तो ये होमोजीनियस है। क्योंकि मुझसे हेट्रोजीनियस पूछा है तो B और C सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो सही ऑप्शन है वो सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहा 47। यहाँ पर हमें मेथेनॉल की डेंसिटी दी गई है। इस डेंसिटी को हम लोग इस तरीके से कंसीडर करें कि जो मेथेनॉल का वेट गिवन है वो 0.793 किलोग्राम गिवन है। इसको हम लोग अगर ग्राम में बदलेंगे तो 0.793 इंटू 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। और जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, यानी 1 लीटर में इतना किलोग्राम प्रेजेंट है। 1 लीटर को हम लोग 1000 ml भी मान सकते हैं, 1000 ml मान लिया। अब हमको बोल रहा है व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग इट्स 0.25 मोलर 2.5 लीटर सोल्यूशन। तो यहाँ पर हम लोग को फॉर्मूला लगाना होगा M1V1 इक्वल टू M2V2, M1V1 इक्वल टू M2V2। तो M1V1 इक्वल टू M2V2। अब देखिए V1 हमको निकालना है और M1 क्या करेंगे, मोलैरिटी का नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे 1000 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू V1 इक्वल टू M2V2। अब यहाँ पर 1000 ये मोलैरिटी हम लोग इस डेटा से निकालेंगे। तो अब हम लोग ने यहाँ क्या किया, 1000 इंटू देखो मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 0.793 इंटू 10⁻³ यानी कि 793। मोलर मास अगर मेथेनॉल का निकालोगे तो 32 आएगा, CH3OH, यानी 12 कार्बन का, H का 4 और ऑक्सीजन का 16। तो 12 + 4 16, 16 16 32। तो मोलर मास मेथेनॉल का 32 आ गया और वॉल्यूम 1 लीटर यानी कि 1000 ml ही लिया हुआ था। और अब इसका हमें ऐसा स्पेसिफिक वॉल्यूम चॉइस करना है, यानी कि एक बीकर में ये बना रखा 1 लीटर सोल्यूशन। अब इसमें से पिपेट की हेल्प से थोड़ा वॉल्यूम निकालेंगे जिससे कि ये बनाएंगे हम लोग 0.2 मोलर का 2.5 लीटर। तो यहाँ पर हमारे पास मोलरिटी हो गई 0.25 और वॉल्यूम 2.5 लीटर। अब क्योंकि ऑप्शन ml में है तो इसको भी ml में कर ले रहे हैं। तो 2.5 इंटू 10⁻³ ml। अब इसको आप सॉल्व करके निकालिए तो आपका वॉल्यूम सॉल्व करने पे आ जाएगा 25.2 ml, 25.2 ml आ जाएगा। वॉल्यूम 25.2 ml आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। अमंग्स द फॉलोइंग सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग
3dxy ऑर्बिटल। पहला स्टेटमेंट है इट हैज़ 4 लोब्स एंड 2 एंगुलर नोड्स। तो अब एंगुलर नोड आप जानते हो, एंगुलर नोड बराबर होता है एल वैल्यू के, एल यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर, और जो डी है आपको एल वैल्यू इसका पता 2 होता है। तो इसके पास 2 एंगुलर नोड्स हैं, ये सही है, और 4 लोब्स हैं। तो ये बात भी आप जानते हैं कि जैसे अगर ये मान लीजिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो हमारा जो डी एक्स वाई होगा, एक ऐसे यहाँ पे डम्बेल होगा और एक ऐसे डम्बेल होगा। इस तरीके से लोब्स कितने बने, 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, 4 लोब। तो 4 लोब्स हैं और 2 एंगुलर नोड्स हैं, ये बिल्कुल ठीक है, ये नोडल प्लेन ही नोड है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया इट हैज़ 4 लोब्स एंड 1 एंगुलर नोड। तो ये बात गलत हो गई, ये बात सही हो गई। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस ऑर्बिटल इज √6h/2π। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बच्चे लोग जानते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है √LL+1 h/2π। अब आपको तो पता ही है कि हमने अभी बताया था आपसे SPDF के लिए अगर L वैल्यू निकालोगे तो 0 1 2 3 ऐसा होता है। तो D के लिए L का वैल्यू 2 होता है, तो यहाँ पे √2 + 1 h/2π फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि ये 3 2 6 हो जाएगा। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू हो जाएगा √6 h/2π, √6h/2π, ये भी सही है। इट इज़ नॉन डीजनरेट टू dx² - y², ये गलत हो गया। डीजनरेट ऑर्बिटल मीन्स सेम एनर्जी, और dxy की एनर्जी dyz, dxz, dx² - y², dz² के साथ सेम होती है, यानी ये डीजनरेट है। 3dx² - y² के साथ नॉन डीजनरेट नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट हो गए वो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड सेकंड ऑप्शन में, इसलिए 48 के सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, अरे बाप रे, बड़ा क्वेश्चन है, लैंग्वेज समझने की कोशिश करेंगे। 11 मोल्स ऑफ N2 and 12 moles of H2 mixture reacted in 20 लीटर वेसल at 800 K। ये दिया हुआ है, लैंग्वेज को इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया है। 11 मोल ऑफ N2 और H2 के 12 मोल हम लोग ने लिए हैं 800 केल्विन और 20 लीटर पर। तो रिएक्शन हुई और अमोनिया बना। तो यहाँ पर अमोनिया जब बन गया तो फिर हम लोग ने क्या किया, इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश हुआ तो 6 मोल H2 बचे रह गए। अब 3.58 लीटर अब लिक्विड वाटर इसमें इंजेक्ट कर दिया। अब वाटर इंजेक्ट कर दोगे तो अमोनिया वाटर में सॉल्युबल होती है, तो अमोनिया वाटर में डिज़ोल्व हो गई, ठीक है भाई। और फिर एकदम से टेम्परेचर को 800 केल्विन से घटा के 300 केल्विन पर ले आया, और अब मुझसे यहाँ पर N2 और H2 बची है कुछ, क्योंकि अमोनिया तो सब घुल गई है, और N2 गैस और H2 गैस की वजह से एक प्रेशर जनरेट हो रहा, और 300 केल्विन टेम्परेचर डाल दिया, तो N2 और H2 ने रिएक्शन करना बंद कर दिया, यानी अब ये रिएक्शन नहीं करेंगे जैसे पहले इन्होंने रिएक्शन कर ली थी। तो N2 N2 रहेगा, H2 H2 रहेगा, और प्रेशर इस कंटेनर पर डालेगा। पहले कंटेनर का वॉल्यूम 20 लीटर था, लेकिन अब ये वाटर आ जाने की वजह से तो वाटर कितना डाल दिया, 3.58 लीटर। तो इस कंटेनर का वॉल्यूम 20 में से 3.58 लीटर कम हो गया और वॉल्यूम इतना बचा, ठीक है। व्हाट इज़ द फाइनल प्रेशर हमको निकालना है, और ये बता रहा है कि नो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, यानी कि इस सॉल्यूशन का कोई वेपर प्रेशर नहीं है जिससे कि प्रेशर बढ़ ना जाए। दूसरी बात, ऑल NH3 डिजॉल्व इन वाटर, अमोनिया वाटर में डिजॉल्व हो गई, तो अमोनिया का कोई प्रेशर नहीं है। नो रिएक्शन ऑफ N2 एंड H2 एट 300 केल्विन, यानी कि N2 और H2 की 300 केल्विन पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे, लेकिन फिर से आपको एक बात समझा दे रहे हैं
तो अच्छे समझ लेना यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। यहाँ ये कहना चाह रहा है कि एक कंटेनर लिया, उसमें 11 मोल नाइट्रोजन के और 12 मोल H2 के लिए। इस कंटेनर का वॉल्यूम 20 लीटर था। अब इसको 800 डिग्री पर हीट किया तो ये रिएक्शन करने लगे, बट N2 और हाइड्रोजन की रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो ये पूरा नहीं रिएक्ट करेगा, थोड़ा रिएक्ट करेगा और इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम जब आ गया तो ये पता चला कि इक्विलिब्रियम में 6 मोल H2 बचा है और N2 कितना बचा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो 6 मोल H2 उन्होंने बता दिया है और कुछ N2 बचा होगा, कुछ अमोनिया होगा, बट इन्होंने वाटर डाल दिया तो अमोनिया सब वाटर में घुल गया। और फिर टेम्परेचर 800 से 300 केल्विन कर दिया। अब कह रहे हैं कि अगर 300 केल्विन टेम्परेचर कर लिया तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करेगा। तो अब आप इनका प्रेशर बताइए, और वाटर का भी कोई वेपर प्रेशर नहीं है। तो मुझे बेसिकली इसमें करना क्या है, मुझे करना ये है कि रिएक्शन के बाद N2 और H2 के कितने मोल बचे पहले वो निकाल लें। H2 के तो देखो 6 बता रहा है। अब लिमिटिंग वगैरह निकाल के हम लोग N2 के मोल पता कर लें कितने हैं, उसके बाद टोटल मोल हमें पता चल जाएगा। प्रेशर निकालना है तो PV = nRT लगा देंगे। तो प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम आपका 20 में से वाटर का वॉल्यूम 3.58 लीटर घटा दो, इतना कंटेनर का वॉल्यूम आ जाएगा। N मोल N2 और H2 के जोड़ लेना, R का वैल्यू गिवन है और T का वैल्यू कहाँ है, ये 300 के दिया है, और प्रेशर निकाल लेना। तो कैसे करेंगे, चलो सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे N2 लिया, यहाँ पर 3H2 लिया, दिस गिव्स हमारे पास 2NH3 आ गया। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन थी, 2NH3 आ गया। अब T = 0 टाइम पर जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही थी, तो रिएक्शन स्टार्ट होते समय हम लोग ने N2 के 11 मोल और H2 के 12 मोल लिए थे। उस समय अमोनिया के 0 थे। मान लीजिए हमारा इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश हुआ तो 11 में से यहाँ 1 है तो 1x, और 12 में से यहाँ 3 है तो 3x निकल गए, और यहाँ पे 2x बच गए। अब इक्विलिब्रियम पे हाइड्रोजन के मोल 12 - 3x बचे हैं, और वो बता रहा है कि ये 6 मोल हाइड्रोजन के बचे हैं। आफ्टर इक्विलिब्रियम वॉज रीच 6 मोल ऑफ H2 वॉज प्रेजेंट। तो ये 6 मोल यहाँ पे H2 के बचे हैं। तो 12 - 6, ये 6 को इधर ले आए, उधर गया 3x। इस तरीके से x बराबर आ गया है 12 - 6 चला गया, और 6 और 2, x बराबर 2 आ गया। तो x बराबर 2 मोल हमारे पास बच गया, मतलब x की वैल्यू 2 आ गई। तो अब हमारे पास मोल्स ऑफ N2 इक्विलिब्रियम पे कितने बचेंगे, 11 - x यानी 11 - 2 यानी 9, और मोल्स ऑफ H2 कितने बचे हुए हैं, 6, पहले उसने बताया। तो टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे, टोटल मोल्स 9 + 6 15, टोटल मोल्स 15 इक्विलिब्रियम पे बचे हैं। आप कहोगे सर अमोनिया के क्यों नहीं लिए, बिकॉज अमोनिया वाटर में डिजॉल्व हो चुकी है, और हमें निकालना है प्रेशर। तो प्रेशर के लिए टोटल मोल्स ऑफ गैस हमें लेना है, गैस। तो अमोनिया हम लोग ने नहीं लिया। अब इसमें आप देखो हमें क्या क्या करना है, हमें प्रेशर निकालना है। वॉल्यूम कंटेनर का 20 लीटर था, लेकिन जब इसमें वाटर मिला लिया तो वाटर ने 3.58 लीटर घेर लिया, और हमें मालूम है गैस का हम वो वॉल्यूम रखते हैं जो कंटेनर का अवेलेबल वॉल्यूम होता है, जहां गैस मूव कर सकती है। तो इसमें हम लोग ने V20 - 3.58 ले लिया, 3.58। तो 20 में से 3.58 निकालो अगर, तो 58 और 2 642 हो गया, और 16.42 हो गया, 16.42 लीटर, 16.42 लीटर। अब बेटा V हमको पता चल गया, P पता चल गया, R का वैल्यू 0.082 दिया ही है,
टेम्परेचर 300 केल्विन पे निकालना है। पहले हालांकि 800 केल्विन था, लेकिन अब यहाँ पे जब प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो टेम्परेचर गिरा के 300 केल्विन कर दिया। देखो 300 केल्विन पे प्रेशर निकालना है। अब हम लोग ने अपना फॉर्मूला लगा दिया, PV इक्वल टू nRT। प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम हमारा दिया गया है 16.42, नंबर ऑफ मोल्स हमको दिए गए हैं टोटल 15 इंटू 0.082 इंटू 300। तो चलो भाई प्रेशर निकाल लो फटाफट। तो प्रेशर निकालने गए और जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 0.082 मल्टीप्लाई बाय 300 एंड डिवाइडेड बाय 16.42, ये आ रहा 22.47 ATM। 22.47 ATM देख सकते हैं आप, उम्मीद है समझ पाए होंगे। तो 22.47 ATM थर्ड ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर थर्ड होगा, ऑप्शन थर्ड। By adding 20 ml of 0.1 molar HCl to 20 ml 0.001 molar KOH। तो अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या लगाने जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर pH निकालना है एसिड बेस मिक्सचर का। तो देखो एसिड के मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा हैं और बेस के मिली इक्विवेलेंट कम है, तो इसलिए फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा H प्लस इक्वल टू M1N1V1 ऑफ एसिड माइनस M2N2V2 ऑफ बेस अपॉन टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। तो अभी भैया M1 कितना है 0.1, HCl का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है 1, ये N वैलेंसी फैक्टर है। V1 कितना है 20 माइनस M2 कितना है, M2 है 0.001 और NaOH का KOH का वैलेंसी फैक्टर 1, वॉल्यूम कितना गिवन है 20, और यहाँ पर हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 20 प्लस 20 40। तो अब हम लोग H प्लस कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो H प्लस कंसंट्रेशन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2, जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ये आ जाएगा 0.02 और ये हो गया 40, यानी 1.98 अपॉन 40, 1.98 अपॉन 40। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 1.98 अपॉन 40 को ऐसा करिए कि 198 इंटू 10⁻⁻² करिए, और ये 40 को 4 इंटू 10 करिए और यहाँ 10⁻⁻1 कर दीजिए। तो अब ये अगर हम लोग इसको और सॉल्व करें तो ये 99/2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। इसको अगर हम लोग ऐसे लिख लें 0.99 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 2, 0.99 को अप्रॉक्सीमेट अभी हम लोग 1 मान लेते हैं, तो 1 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 2, ये हमारे पास H प्लस आ गया, H प्लस हमारे पास आ गया। अब अगर हम लोग इसका pH निकालना चाहते हैं तो pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, तो माइनस लॉग 10⁻⁻1 अपॉन 2, तो माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग अंदर जाएगा तो -1 और ये आ जाएगा माइनस लॉग 2। लॉग 2 0.3010 होता है, तो ये माइनस, जब ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा -1.30 यानी कि +1.3। pH इक्वल टू
प्लस 1.3010। तो नियरेस्ट में अगर देखें तो 1.3 मैच कर जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फॉर 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट सेलेक्ट इन करेक्ट ऑप्शन। अब सोडियम एसीटेट की अगर हम लोग वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो वीक एसिड, एस्टिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH बनेगा, क्योंकि यहाँ पे वीक एसिड बन रहा है जो एनायन से बन रहा है, इसलिए ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी। तो ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस है, ये सही है। अब क्योंकि जब हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो एस्टिक एसिड बनेगा और NaOH बनेगा। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, एस्टिक एसिड वीक एसिड है, तो फाइनली pH 7 से ज़्यादा आएगा। तो pH 7 से ज़्यादा सही है। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस नहीं सही है। और क्योंकि सॉल्यूशन बेसिक है तो जो बेस के प्रेजेंस में रेड लिटमस ब्लू में बदल जाता है, एसिड की प्रेजेंस में ब्लू लिटमस रेड में बदल जाता है, बेस की प्रेजेंस में रेड लिटमस ब्लू में बदल जाता है, ये सही है। और मुझसे इनकरेक्ट ऑप्शन मांगा था, तो इनकरेक्ट ऑप्शन थर्ड है, इसलिए इसका सही ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ये देखिए कन्वर्जन है, चलिए कन्वर्जन बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको C6H5Cl मिला। सबसे पहले आप लोग ने कई बार ये कन्वर्जन पढ़ा है, जब हम लोग एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम से रिएक्शन करते हैं तो ग्रिग्नॉड रीजेंट मिल जाता है, और ये जो मैग्नीशियम है ये एल्काइल ग्रुप या फेनिल ग्रुप और हैलाइड के बीच में आ जाता है, तो अपन लोग को ये मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे CO2 के साथ हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड वाली रिएक्शन करते हैं। तो जब हम लोग ने CO2 के साथ रिएक्शन कराई तो CO2 के साथ रिएक्शन कराने पे ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा प्लस माइनस, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, मैग्नीशियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो प्लस माइनस, ये 6H5 ये C पे जाके अटैक कर देगा। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मिलेगा C डबल बॉन्ड O माइनस, माइनस पे MgCl जुड़ जाएगा और यहाँ पे C6H5 जुड़ जाएगा। अब हम लोग थर्ड नंबर का हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस कर दिया। तो जब हाइड्रोलिसिस किया तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। आप हालांकि डायरेक्ट जानते हैं कि यहाँ पे बेंजोइक एसिड बनना था, लेकिन फिर भी मेरा काम है रिएक्शन को पूरा ओपन करके दिखाना। तो अब मुझे मिल जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड OH बेंजोइक एसिड। अब इस बेंजोइक एसिड में हम लोग अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे और फिर हीट भी करेंगे। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन पहले आप लोग करा लीजिए। तो ये अमोनिया बेस है, बेंजोइक एसिड एसिड है, तो मुझे मिल जाएगा C6H5 COONH4 अमोनियम एसीटेट। अब इस अमोनियम एसीटेट को आप हीट करिए। तो जब अमोनियम एसीटेट को हीट करोगे तो मुझे मिल जाएगा C6H5 CONH2 यानी बेंजामाइड मिल जाएगा। अब इस बेंजामाइड ये A है हमारा सर, बेंजामाइड इज A। तो अगर मुझे A पूछ रहा होता तो मुझे फर्स्ट ऑप्शन करना होता, लेकिन मुझसे B पूछ रहा, तो हम लोग आगे बढ़ गए और आगे हम लोग ने Br2 और NaOH से रिएक्शन करा दी। Br2 और NaOH, तो जब Br2 और NaOH से रिएक्शन कराई तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन लग जाएगी, एक कार्बन कम का एमीन बन जाएगा या एनिलीन बन जाएगा। तो अभी मुझे यहाँ पर ये बन गया है B। सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा इस कन्वर्जन का। सारे हमने स्टेप आपको दिखा दिए। ये जो Mg लाए थे ये स्टेप नंबर 1 था इसी में फर्स्ट, और फिर CO2 जब लाए थे तो ये सेकंड स्टेप था, फिर जब अमोनिया, फिर वाटर भी इसी में आ गया था, फिर अमोनिया लाए थे तो थर्ड स्टेप था, और फिर हीट वाला स्टेप भी दिखा दिया आपको, और फिर Br2 और NaOH वाला भी स्टेप दिखा दिया। उम्मीद है समझ पाओगे, सेकंड ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53।
2 फेनिल ब्यूटेन 2 ऑल किससे नहीं बनाया जा सकता है? तो देखने में तो फर्स्ट ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि अगर हमको जिस कार्बन का OH कन्वर्ट करना है, यानी जो एल्डिहाइड कीटोन का जो हमारा कार्बन है और Mg से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उस पे फेनिल होना चाहिए। तो अब या फिर हमारे पास जो C डबल बॉन्ड O है उस पे फेनिल लगा हो तभी वो 2 बनेगा, और या फिर हमारा जो ग्रिग्नॉड रीजेंट है उसके Mg पर जो C लगा है वो फेनिल होना चाहिए सेकंड कार्बन पे। यहाँ पर ना इसके पास फेनिल है और Mg के बगल वाले कार्बन पे भी फेनिल नहीं है, तो फर्स्ट ही हो जाना चाहिए। आप कहेंगे सर कैसे बनेगा, बताता हूँ आपको। देखो ये हमारा जो बना हुआ है ये है PH CH CH3 CH2 Mg X प्लस HC डबल बॉन्ड OH। अब अगर ट्रिक के अकॉर्डिंग काम करें तो ट्रिक के अकॉर्डिंग ये होता है, यहाँ पे हम लोग फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस जब करेंगे, हाइड्रोलिसिस भी कर देंगे जब, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड को आप एक बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए और O को दे दीजिए H और बाकी इस वाले ग्रुप को सीधा सीधा यहाँ पर जोड़ दीजिए और O को H दे दीजिए। तो अब मुझे जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो ये प्रोडक्ट होगा HCOH H और ये CH2 जुड़ जाएगा CH2, फिर इस पे CH, इस पे CH3 और इस पे C6H5। अब अगर आप इसकी नेमिंग करोगे तो नेमिंग करने में आपको ये कार्बन नंबर 1 होगा जहाँ OH नियरेस्ट है, तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। और दूसरी इसमें एक ट्रिक ये भी आप मान सकते हो कि आपको जब ब्यूटेन 2 ऑल बनाने को बोल रहा है तो ब्यूटेन 2 ऑल मीन्स है कि सेकेंडरी हमारा एल्कोहल बन रहा, और आपको तो पता है कि जो एल्डिहाइड कीटोन की जब ग्रिग्नॉड रीजेंट से कराते हो रिएक्शन तो जो फॉर्मल्डिहाइड है वो प्राइमरी एल्कोहल बनाता है, और बाकी कोई भी एल्डिहाइड हमारे पास होगा, बाकी कोई भी एल्डिहाइड हमारे पास होगा तो वो सेकेंडरी एल्कोहल बनाएगा। तो अब यहाँ पर तो प्राइमरी HCHO है, तो ये किसी भी हालत में सेकेंडरी एल्कोहल नहीं बना सकता, ब्यूटेन 2 ऑल नहीं बना सकता है, इसलिए यही वाला ऑप्शन होना चाहिए जो कि हमारा ब्यूटेन 1 ऑल बनाएगा। तो इसका नाम है 3 फेनिल, अगर मतलब जल्दी से निकालने का मूड हो तो 3 फेनिल। ट्रिक यही है कि प्राइमरी एल्कोहल अगर 1 डिग्री एल्कोहल बनना है तो फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन होगी, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड से किसी भी ग्रिग्नॉड रीजेंट की रिएक्शन करोगे तो आपको ऑल 1 मिलेगा, प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा, यानी कॉर्नर वाला एल्कोहल मिलेगा, बीच का एल्कोहल नहीं मिलेगा, 2 एल्कोहल नहीं मिलेगा, 3 एल्कोहल नहीं मिलेगा, और 1 एल्कोहल मिलेगा, 1 ऑल मिलेगा। अब तो हम लोग ने इससे 3 फेनिल और ब्यूटेन 1 ऑल बनाया है, यहाँ 3 फेनिल ब्यूटेन 1 ऑल, और मुझे 2 फेनिल ब्यूटेन 2 ऑल चाहिए था, तो किससे नहीं बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन से नहीं बनेगा। बाकी सब ऑप्शन में अगर आपको लग रहा है कि हम सर बना के देखेंगे तो बना के आप देख लीजिए। अब ये यहाँ पर जैसे इसकी बात करेंगे तो ये PH है, ये CO है और ये CH2 है और ये CH3 है। अब अगर हम लोग यहाँ पर CH3 MgX की रिएक्शन कराएंगे तो ट्रिक क्या होती है, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करिए और O को ऐसे सिंगल बॉन्ड से लगाइए और O को H कर दीजिए और ग्रिग्नॉड रीजेंट वाला एल्काइल ग्रुप यहाँ पे जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ये तो टर्सरी एल्कोहल बन गया, बन तो टर्सरी एल्कोहल गया, लेकिन नेमिंग के हिसाब से तो 2 फेनिल ब्यूटेन 2 ऑल ही होगा, 1 2 3 4, तो 2 फेनिल ब्यूटेन 2 ऑल वही बन गया। तो ये तो बना रहा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी तरीके से इसको आप देख लीजिए, PH लीजिए, CO सिंगल बॉन्ड अभी रखिए और CH3 लीजिए, और अब यहाँ से आप CH3 CH2 ले लीजिए,
यानी CH2CH3। फिर से काउंट करिए, यहाँ H कर दीजिए 1 2 3 4, तो 2 फेनिल ब्यूटेन 2 बन गया। और सेम कंडीशन यहाँ पर होगी। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ रीजेंट दिए गए हैं और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट दिए गए हैं, और कह रहा कौन नॉट करेक्ट है, नॉट करेक्ट। तो अब यहाँ पर हमको एमीन दिया गया है RNH2, और इसकी रिएक्शन हमें कार्बोनिल कंपाउंड से करानी है। तो कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अगर हम लोग ने C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन अगर हमने करा दी है आपके प्राइमरी एमीन से, तो इमीन या शिफ्ट बेस बनेगा। तो क्योंकि ये यहाँ पे वाटर निकल जाएगा, और वाटर निकलने के बाद ये कंडीशन मेरे पास आ जाएगी। C डबल बॉन्ड NR मतलब इमीन बन रहा है, सब्सटीट्यूटेड इमीन बन रहा है, और ये शिफ्ट बेस है। तो ये वाला जो फर्स्ट हमारा मैच था ये करेक्ट है। इसी तरह से NH2 से ऑक्साइम बनता है, आप जानते हैं, सही है। ये 2,4-DNP से 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन बनता है, ये भी सही है। और ये देखिए यहाँ पर OH की जगह NH2 होना चाहिए था, तब ये हो जाता सेमी कार्बाजाइड। तो सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बनता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर OH डाल दिया है तो ये सेमी कार्बाजोन नहीं बनेगा। हाँ, अगर एल्डिहाइड कीटोन OH से रिएक्शन करेंगे तो हेमी एसिटल फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी है, हेमी एसिटल या फिर कीटल की फॉर्मेशन की। मोस्टली एल्डिहाइड से जनरली करेगा अगर सिंगल OH है तो यहाँ पे हेमी एसिटल की पॉसिबिलिटी थी, इसलिए ये मैच मेकिंग गलत हो गई, और ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा इनकरेक्ट मैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 में हमको 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2, और उसमें मैच करना। तो मैच करना है कॉलम 1 और कॉलम 2 में। तो आप देखिए क्या मैचिंग होगी इसमें। सबसे पहले अमोनोलिसिस। तो अमोनोलिसिस क्या होती है, सब बच्चे लोग जानते हैं। अमोनोलिसिस में हम लोग RCl की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं और कॉन्टिन्यूअस कराते आते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद अमोनिया, तो फर्स्ट के साथ मेरा मैच कर रहा है D। तो फर्स्ट के साथ D देखो केवल एक जगह मैच कर रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो गया। बाकी अगर संतुष्टि करना चाहते हो तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में हम लोग थैलीमाइड और KOH की RX से रिएक्शन कराते हैं, तो सेकंड का C। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन हम लोग एमाइड की रिएक्शन Br2 और KOH से कराते हैं। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में हम लोग ये हो गया, ये हो गया, और कम नंबर की एमीन बनती है, तो ये हो जाएगा थर्ड का A। और फोर्थ रिएक्शन है हमारी कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। जब हम लोग एल्कोहलिक KOH क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एमीन से कराते हैं तो बैड स्मेल आइसोसाइनाइड बनता है, और ये प्राइमरी एमीन ही रिएक्शन देता है, सेकेंडरी और टर्शरी नहीं देता। तो फोर्थ का B हो गया, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। डोबेरेनियर ट्रायड के ऊपर क्वेश्चन आया है। तो डोबेरेनियर ट्रायड का आप कॉन्सेप्ट क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इक्वल टू होता है एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्लस एटॉमिक मास ऑफ थर्ड एलिमेंट अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है डोबेरेनियर ट्रायड का। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि PQR ये हमारे वन ऑफ द डोबेरेनियर ट्रायड ऑफ एलिमेंट है और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है, यानी कि इसका सबसे कम है, लोएस्ट एटॉमिक मास है, और इसका हाईएस्ट एटॉमिक मास है। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमारे पास होगा मोलर मास ऑफ Q यानी एटॉमिक मास ऑफ Q बराबर होगा
P प्लस R बाई 2। अब Q का एटॉमिक मास क्या बताया गया, Y, तो Y बराबर x प्लस जेड बाई 2। अगर इसको सॉल्व कर लें तो आ जाएगा 2y बराबर x प्लस जेड। अगर अपनी तरफ से दोनों तरफ y ऐड कर लें तो y प्लस 2y बराबर x प्लस जेड प्लस y। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3y। तो कौन सा मैच हो रहा है, फोर्थ वाला। एक एलिमेंट x है, इसका कॉन्फ़िगरेशन दिया गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। देखो इसका वैलेंस शेल में p में आपका अगर किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में p के पास वैलेंस शेल में p1 से p6 हो कॉन्फ़िगरेशन में, तो p ब्लॉक का मेंबर होता है। और p ब्लॉक का मेंबर है तो s और p के टोटल इलेक्ट्रॉन देख लो कितने हैं, 5 हैं। तो वैलेंस शेल में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है। और फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है जस्ट लाइक नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो कैल्शियम के साथ जब आप इसकी बॉन्डिंग करोगे तो कैल्शियम सेकेंड देगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। और जो हमारा X है वो क्योंकि फिफ्थ का वैलेंस शेल में 5 है तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 लेगा। तो इसलिए हमारा ये जब कंपाउंड बनेगा तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा Ca3X2। तो Ca3X2 थर्ड ऑप्शन में है, इसलिए 57 का थर्ड ऑप्शन सही माना जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज आर, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक फॉर न्यूट्रल एटम। ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्टली एक्सोथर्मिक होती है, डेल्टा एच निगेटिव आती है, छोड़कर बेरिलियम को, मैग्नीशियम को, नाइट्रोजन को और नोबल गैसेस को, इनकी डेल्टा एच पॉजिटिव आती है और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी पॉजिटिव होती है। बट सेकेंड सारे एलिमेंट की पॉजिटिव होती है, डेल्टा एच यानी एंडोथर्मिक होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम्स, ये भी सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अर्थ होता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, हवा में उड़ते हुए फ्री इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तभी देखी जाएगी जब कोई एटम बॉन्डेड स्टेट में होगा। Al2O3 एंड BeO और एम्फोटेरिक ऑक्साइड सबको बच्चों को याद है। तो इनमें पूछा गया था कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन है, तो तीनों करेक्ट हैं। तो फोर्थ ऑप्शन में जाएंगे, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, यानी कि तीनों करेक्ट हैं। कॉलम फर्स्ट में कुछ एलिमेंट दिए हैं और कॉलम सेकंड में उनसे रिलेटेड जो खास बात है वो दी गई है। जैसे एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम होती है, तो ए के साथ हम लोग को क्यू को करना है। ए के साथ क्यू यहाँ पर देखिए 2 जगह है, तो हम लोग बी से डिसाइड कर लेंगे। Cl की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम होती है, तो ये बी के साथ आर आ जाएगा। तो बी के साथ आर थर्ड ऑप्शन में ही है, केवल थर्ड आ गया। Fe की वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होती है +2 +3, तो C के साथ S आ जाएगा। और हीलियम मैक्सिमम आयनेशन एंथैल्पी रखता है क्योंकि इसके पास फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी होती है, इसलिए D का P हो जाएगा। ओवरऑल ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। ये कन्वर्जन दिया हुआ है, जब हमको मालूम है NaNO2HCl यानी HNO2 की रिएक्शन एनलीन से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम बनता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो हमारा है ये एनलीन है, ये एनलीन है। तो यहाँ भी एनलीन है, यहाँ भी एनलीन है, यहाँ भी एनलीन है, यहाँ नाइट्रोबेंजीन है, गलत हो गया। फिर ये बेंजीन डाइजोनियम की KI से रिएक्शन होगी, सैंडमियर रिएक्शन, तो यहाँ पे आइडो बेंजीन मिल जाएगा। तो दूसरे नंबर पे यहाँ क्लोरो है गलत, क्लोरो है गलत, आइडो है सही, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। और जब ये आइडो बेंजीन 2 सोडियम के साथ फिटिक रिएक्शन में जाएगा तो बाईफेनिल मिल जाएगा। सो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो गया। COHCl एनहाइड्रस AlCl3 गाटरमैन को सिंथेसिस है,
इसलिए ये बेंजल्डिहाइड बनाएगा। CHCl2 दो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर 2 OH आ जाएंगे, एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं होते तो वाटर निकल जाएगा और फिर से बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ये हमारी रोजनमुंड रिडक्शन है। ये COCl में हमारा यहाँ पर HCl निकल जाएगा और यहाँ H आ जाएगा, फिर से एल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन अगर ये CN की हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड मिलेगा। इसलिए मुझसे पूछ रहा है कि अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ रिएक्शन दैट प्रोड्यूस बेंजल्डिहाइड, तो 3 रिएक्शन बेंजल्डिहाइड बना रही हैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही होगा। 3 रिएक्शन बेंजल्डिहाइड बना रही हैं, सेकंड ऑप्शन सही होगा। मैच करना है हमको और हम लोग देख रहे हैं ग्लूकोज की शिफ्ट रीजेंट से रिएक्शन नहीं होती। शिफ्ट रीजेंट पैरा रोज एनलीन मेजेंटा कलर की डाई होती है। पैरा रोज एनलीन हाइड्रोक्लोराइड नामक कंपाउंड होता है, ये मेजेंटा पिंक कलर की डाई होती है। जब इसको हम लोग SO2 गैस से ट्रीट करते हैं तो ये शिफ्ट रीजेंट कलरलेस हो जाता है। जब इस कलरलेस सब्सटेंस को हम लोग किसी भी एल्डिहाइड के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो ये फिर से पिंक कलर का हो जाता है। तो ये एल्डिहाइड का स्पेशली टेस्ट है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज भी एल्डिहाइड है तो उसको भी यही टेस्ट देना चाहिए, बट ग्लूकोज ये टेस्ट नहीं देता, जिससे ये पता चला कि ग्लूकोज में जो CHO ग्रुप है वो फ्री नहीं है और वो हेमी एसिटिल रिंग में इन्वॉल्व है। तो अब यहाँ पर ये इनसे कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो A का सेकेंड हो जाएगा। अब A का सेकेंड 2 जगह है तो B में भी 2 जगह सेम है, तो C से फैसला कर लेते हैं। ग्लूकोज और HI से N हेक्सेन बनता है तो C का थर्ड हो जाएगा। तो C का थर्ड किस में है? फर्स्ट में, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्लूकोज और नाइट्रिक एसिड की अगर रिएक्शन करोगे तो ग्लूकोज और नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन से सैकरिक एसिड बनेगा। सैकरिक एसिड को ग्लूकेरिक एसिड भी कहते हैं। इसमें 4 कार्बन की चेन होगी, ऊपर भी COH होगा, नीचे भी COH होगा, टोटल 6 कार्बन होंगे। और जब ग्लूकोज और ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन करोगे तो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। तो इस तरीके से A का हमारा सही हो गया है, अरे A का सेकंड, ये सेकंड ऑप्शन सही होगा। A का हमने सेकंड सही किया है, B का हमने फोर्थ सही किया है, C का हम लोग ने थर्ड सही किया है और D का हम लोग ने फर्स्ट सही किया है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 63, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स फॉर कोवैलेंट कैरेक्टर ट्रू। तो कोवैलेंट कैरेक्टर डिपेंड करता है पोलराइजेशन पे, तो कोवैलेंट कैरेक्टर प्रोपोर्शनल होगा पोलराइजेशन के। पोलराइजेशन या पोलेजिबिलिटी भी बोल सकते हो एनायन के रेफरेंस में। और ये जो पोलराइजेशन होता है ये हम लोग सबसे पहले देखते हैं चार्ज के प्रोडक्ट से, यानी Q1 Q2। और अगर चार्ज का प्रोडक्ट सिमिलर है तो फिर देखते हैं एनायन बड़ा होना चाहिए, एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए और कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, यानी एनायन के साइज के प्रोपोर्शनल और कैटायन के साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कितने लोग कोवैलेंट कैरेक्टर सही ऑर्डर शो कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे Li, 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 LiF, LiCl सब +1 -1 है, तो चार्ज से नहीं डिसाइड हो पाया। अब यहाँ पे कैटायन का साइज सेम है तो डिसाइड नहीं हो पाएगा। एनायन के साइज के हिसाब से जिसका एनायन बड़ा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, तो इस हिसाब से तो Li का कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ Li का सबसे कम दिया तो ये गलत हो गया। CaCl2 और FeCl2 में दोनों में चार्ज सेम है, +2 +2 -1 -1। और कैल्शियम भी 4th पीरियड का मेंबर है, आयरन भी 4th पीरियड का मेंबर है। हाँ, ये कह सकते हो कि आयरन आगे आता है तो थोड़ा छोटा है,
लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखो कि एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के अगर सेम चार्ज वाले कैटायन लोगे तो डी ब्लॉक का पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होता है। जिसके पास D10 है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू H2P6 से। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो फेरस क्लोराइड क्योंकि डी ब्लॉक का है और कैल्शियम एस ब्लॉक का है, इसलिए ये कोवेलेंट कैरेक्टर सही दिया। और यहाँ +2 है और यहाँ फेरिक में +3 है तो चार्ज का प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया, तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर सही दिया है। Hg2Cl2 में ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ +2 है, तो चार्ज का प्रोडक्ट HgCl2 में ज़्यादा होगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर HgCl2 का ज़्यादा होना चाहिए था। यहाँ Hg2Cl2 दिखा रहा है तो गलत हो गया। ZnCl2 CdCl2 HgCl2 में चार्ज सब में +2 -1 है, फैसला नहीं हो पाएगा। एनायन सब में सेम है, फैसला नहीं हो पाएगा। कैटायन का साइज अप्रॉक्स सेम है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, लेकिन क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डी ब्लॉक में नीचे जाने पर बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। तो ये Zn से ज़्यादा कैडमियम, कैडमियम ज़्यादा मरकरी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है फाजान रूल के अकॉर्डिंग। CuCl AgCl AuCl में फिर Cu के नीचे Ag है, Ag के नीचे Au है। डी ब्लॉक में ग्रुप में जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसलिए ये सही हो जाएगा। Al Al2O3 AlF में Al सेम है, इस पे -3, इस पे -2, इस पे -1, तो N का चार्ज ज़्यादा है, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। Aln का Al2O3 से, Al2O3 का AlF3 से। CaF2 CaCl2 CaBr2 CaI2 Q1 Q2 सेम है और एनायन का साइज बढ़ रहा है, तो सही होगा पोलराइजेशन। तो मेरे पास कितने सही आ गए? 1 2 3 4 5, तो 5 सही है, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है। करेक्ट ऑर्डर निकालना। लैटिस एनर्जी हम लोग सब लोग जानते हैं कि लैटिस एनर्जी भी चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी साइज जितना छोटा होगा, आप चाहें तो अगर कैटायन एनायन ले रहे हैं तो Ra प्लस Rc प्लस R माइनस भी कर सकते हैं, Rc कैटायन प्लस Ra एनायन, कैटायन और एनायन की रेडियस। तो यहाँ पर LIF सबसे छोटा है NaF से, क्योंकि F तो सेम है, Li सबसे छोटा है, तो इसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए था और ऑर्डर ये होना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन गलत दिया। NaI NaBr NaCl NaF आयनिक कैरेक्टर, ये भी गलत हो गया, क्योंकि अभी बताया था कि जितना एनायन का साइज बड़ा होगा उतना पोलराइजेशन ज़्यादा होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर आपका NaI में ज़्यादा होगा और आयनिक कैरेक्टर NaF में ज़्यादा होगा, तो ये भी गलत हो गया। K प्लस Ca2 प्लस Cd2 प्लस, अब पोलराइजिंग पावर, इसमें चार्ज +1 है, इसमें +2 है, तो +2 वाले का +1 से ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा। कैल्शियम S ब्लॉक का, कैडमियम के पास D10 है डी ब्लॉक का, तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। S-2 O-2 F-1, अब इसका चार्ज ज़्यादा है तो पोलराइजिबिलिटी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, F- की दिखा रहा है, गलत हो गया, इसलिए 64 का सही ऑप्शन थर्ड होगा। 64 का सही ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट के लिए हम लोग जाएंगे, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम और वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, बिकॉज वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये बात सही लिखी हुई है। और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है पैरा का, क्योंकि पैरा में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ऑर्थो में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मींस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मींस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा।
जितने ज़्यादा OH ग्रुप बढ़ेंगे उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी, उतना विस्कोसिटी बढ़ेगी। तो ये भी सही है, उतना ज़्यादा विस्कस होगा। वैसे भी ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल यानी ग्लिसरीन तुमने देखा होगा, मार्केट से ग्लिसरीन की बॉटल ले लो, बहुत थिकर लिक्विड होता है, और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर। H2O और HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 मॉलिक्यूल 2 ही बनाता है, और H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग 4 बनती है, इसलिए H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है HF से। तो ये गलत है, मुझे इनकरेक्ट मैच ही चाहिए था, इसलिए 4th ऑप्शन के साथ 65 में जाएंगे। दोनों तरफ हिंदी में आ गया, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ सकते हैं। विच आर द फॉलोइंग मैच इज आर करेक्ट। इनकरेक्ट नहीं बचा, आप बताया तो करेक्ट ही होगा। यहाँ देखो सही लिखा हुआ, विच आर द फॉलोइंग मैच करेक्ट इज आर, कौन सा मिलान सही है। तो इटार्ड रिएक्शन में ये आपका, हमें मालूम है इटार्ड रिएक्शन में हम लोग क्रोमिल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं टॉलीन से, टॉलीन से क्रोमिल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं, तो ये इंटरमीडिएट बनता है, तो दैट मीन्स ये वाला सही है। रीमर टीमैन रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट बनता है, सही है। गैटरमैन कोच सिंथेसिस में बेंजल्डिहाइड बनता है CO की और HCl की रिएक्शन से, ये भी सही है। और सोडा लाइम में 3 पार्ट NaOH और 1 पार्ट CO होता है, ये भी सही है। तो कौन सा सही है? चारों सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, A B C D सब सही है। प्रोपेन नाइट्राइल कन्वर्जन है। प्रोपेन नाइट्राइल क्या है? प्रोपेन नाइट्राइल देखिए क्या है, CH3 CH2 CN, ये प्रोपेन नाइट्राइल है। इसकी रिएक्शन आप जब आप CH3 MgBr से करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड N MgBr और CH3, और ये A है सर हमारा। अब इसकी आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, हाइड्रोलिसिस कर दिया हमने, तो हाइड्रोलिसिस करने पे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ H2 आ जाएगा, MgBrNH2 निकल जाएगा और मुझे मिल जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। और अब इसका क्लीमेंसन रिडक्शन करा देंगे जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl से। जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl ले आए, तो अब जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl जब ले आए तो मुझे मालूम है कि ये जो कीटो ग्रुप है ये एल्केन में बदल जाएगा, तो CH3 CH2 CH2 CH3 यानी ब्यूटेन में बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच हो जाएगा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। 68 क्वेश्चन देखिए। अब 68 क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एक हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, मान लो हाइड्रोक्सी कंपाउंड हमारा ROH है और इसका मोलर मास 122 है, एसिटाइलेशन कराया गया है। मान लीजिए हमने इसकी Cl से रिएक्शन करा दी या एस्टिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराने को बोल रहा है, CH3 CO O CO CH3, तो इसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ये यहाँ पर आपका CH3COH निकल जाएगा और मुझे मिल जाएगा ROCO
CH3। इसका सेंस ये हुआ कि जो अल्कोहल का मोलर मास होता है, उस अल्कोहल के मोलर मास में जब आप 1 को हटा दोगे H को और COCH3 को जोड़ दोगे, COCH3 मतलब C का 12 × 2 24 और H के 3 24 और 3 27 और O के 16 यानी 43। तो आप 1 H हटाओगे और 1 ग्राम हटाओगे और 43 ग्राम ऐड कर दोगे। तो जो हमारा मोलर मास अब आ जाएगा वो आ जाएगा M + 42, यानी कि जितने आपके OH हैं उतना मोलर मास में 42 ऐड हो जाएगा। जितने OH हैं एसिटाइलेशन के बाद 42 उतना ऐड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर पता करना चाहते हैं, अगर नंबर ऑफ OH अगर हम लोग को पता करना है तो नंबर ऑफ OH बराबर हो जाएगा N, और ये बराबर हो जाएगा मोलर मास का जो डिफरेंस आया है, यानी कि 290 - 122 अपॉन 42। यानी अगर ये डिफरेंस 42 ही आता है तो 1 OH होगा, 42 से 42 डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 42 का डबल आता है तो 2 OH होगा। ये कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पे। तो 290 - 122 अपॉन 42 अगर करोगे टू 90 - 122 डिवाइडेड बाय 42, 4 आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो हमारा है ये 4 ग्रुप है, यानी ये केवल ROH नहीं है। ये तो हमने समझाने की कोशिश की है कि अगर इसमें 1 OH होता तो 1 की कमी आती और 43 बढ़ता, यानी कि 42 मोलर मास में चेंज आता। अब मोलर मास में चेंज कितना आया? मोलर मास में चेंज आया 42 × 4 के बराबर। तो 1 OH होगा तो 42 का चेंज आएगा, 2 OH होंगे तो 42 × 2 आएगा, 4 OH होंगे तो 42 × 4 आएगा, यानी 168 आएगा। सो ऐसे हम लोग ने यहाँ पे 4 निकाल लिया और ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे वाले पार्ट के बच्चों मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए। आगे क्वेश्चन विजय सर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत। चले दी बेटा, क्वेश्चन नंबर 68 तक संजीव सर ने कर दिया। 69 ऑनवर्ड देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 69 मैचिंग का क्वेश्चन है। देखिए बेटा, देखो ये बेटा आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, ये बेटा आपका टर्सरी अल्कोहल है। तो देखो बेटा ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये बेटा 3 डिग्री एलिफेटिक अल्कोहल है। तो अगर आपको बेटा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना है तो बेटा हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ल्यूकास टेस्ट। कॉन्सेंट्रेट HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, टर्सरी बेटा तुरंत रिएक्ट करता है, सेकेंडरी बेटा 5 मिनट बाद, और प्राइमरी बेटा रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता। तो ए का बेटा क्यू हो गया। अब देखो बी, ये बेटा फिनॉल है और जबकि ये बेटा एनिसॉल है, ठीक है ना। ये फिनॉल है, ये एनिसॉल, और आप सबको मालूम है फिनॉल का स्पेसिफिक टेस्ट क्या है? न्यूट्रल FeCl3। न्यूट्रल FeCl3 के साथ फिनॉल बेटा वॉयलेट कलर देता है, तो ये आपका FP हो गया। चाहे फिनॉल हो या विनाइलिक अल्कोहल, न्यूट्रल FeCl3 के साथ बेटा वॉयलेट कलर, तो बी का बेटा P हो गया। अब देखो बेटा C, एल्डिहाइड है और कीटोन है। एल्डिहाइड कीटोन को डिफ्रेंशिएट करना बेटा आपके पास टॉलेंस रिएजेंट है, फेलिंग सॉल्यूशन है, सिफ रिएजेंट है। तो सी का बेटा आपका हो गया S। एल्डिहाइड बेटा टॉलेंस से रिएक्ट करेगा और आपका कीटोन नहीं करेगा।
फिर देखो बेटा ये आपका प्राइमरी एमीन है, ये बेटा आपकी सेकेंडरी एमीन है। प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन को बेटा आप इससे डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक, कार्बेल एमीन रिएक्शन है ये। कौन देता है बेटा? प्राइमरी एमीन कार्बेल एमीन रिएक्शन के साथ बेटा RNC आइसोसाइनेट, बहुत बैड स्मेल होती है। तो प्राइमरी एमीन बेटा कार्बेल एमीन रिएक्शन देता है, सेकेंडरी एमीन बेटा टर्सरी या सेकेंडरी नहीं देती। तो देख लो QPSR कहाँ है? QPSR बेटा फर्स्ट, 69 का बेटा फर्स्ट हो गया। अब जरा 70 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इनकरेक्ट? इज करेक्ट। तो देखिए बेटा पहला ऑप्शन चेक करते हैं, NH3 SbH3 ASH3, ये बेटा गलत है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बेटा इसमें क्या होता है? फिफ्थ ग्रुप में सबसे ज्यादा बेटा BiH3 का होता है, फिर बेटा SbH3 का होता है, फिर बेटा NH3 का होता है, फिर बेटा ASH3 का होता है, और फिर बेटा PH3 का होता है। तो उस हिसाब से बेटा ये पहले होना चाहिए था इसके, ये वाला बेटा ऑप्शन गलत है। फिर HF HI HBr, बेटा ये बॉइलिंग पॉइंट का तो सही है, बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये ऑर्डर सही है, लेकिन बेटा मेल्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये ऑर्डर बेटा गलत है। अगर आप मेल्टिंग पॉइंट देखोगे तो मेल्टिंग पॉइंट बेटा सबसे ज़्यादा HI में होता है, फिर HF में होता है, फिर बेटा HBr में होता है, फिर बेटा HCl में होता है। ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। तो उस हिसाब से बेटा बॉइलिंग पॉइंट का सही है, मेल्टिंग पॉइंट का गलत है, गलत हो गया। फिर देखो यहाँ पर बेटा आर्थो है, पैरा है और बेटा मेटा है। अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट की ही बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट बेटा सबसे ज़्यादा किसका होता है? पैरा का। फिर बेटा किसका होता है? इसमें अगर आप मेल्टिंग पॉइंट देखोगे बेटा तो सबसे ज़्यादा बेटा पैरा का होता है, फिर आर्थो का होता है, फिर बेटा मेटा का होता है। उस हिसाब से बेटा ये भी गलत है। ठीक, अब देखो NaCl बेटा क्या है? सॉलिड है। सॉलिड का बेटा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत बहुत ज़्यादा होता है, और सॉलिड भी कैसा है? आयनिक सॉलिड है। ठीक है ना। वाटर का बेटा अगर आप आइस फॉर्म लो तो बेटा इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री से, जबकि NaCl का लगभग 800 के आसपास होता है मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तो बेटा और ज़्यादा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा? फोर्थ। ठीक है ना। NaCl बेटा आयनिक सॉलिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वाटर के रिस्पेक्ट में बेटा बहुत बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है भाई। 71 देखिए, when two atomic orbital combine energy of bonding orbital is x ये तो बेटा सबको मालूम होगा। बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी बेटा कम होती है, इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है। एंटी बॉन्डिंग की बेटा एनर्जी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाता है। तो एंटी बॉन्डिंग वाला बेटा y है, बॉन्डिंग वाला बेटा x है, तो y ग्रेटर देन x। 71 का बेटा सेकंड। अब 72 देखो बेटा, आप सबको मालूम है बेटा बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा बॉन्ड ऑर्डर के। ठीक, तो देखो कार्बोनेट में बेटा बॉन्ड ऑर्डर 1.33 होता है। कैसे आया बेटा? ये आपका कार्बोनेट आयन है। कितने रेजोनेटिंग बॉन्ड बेटा? 4। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा 3, 4/3। CO2 में बॉन्ड ऑर्डर बेटा 2 होगा। C डबल बॉन्ड हो। ठीक, CO टोटल इलेक्ट्रॉन देखो बेटा 8 और 6 14 जस्ट लाइक नाइट्रोजन बेटा, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा।
तो देखो बेटा, CO का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ सबसे कम, तो बेटा पहला ऑर्डर बेटा सही लिखा है। अब आइए वंस अगेन बेटा बॉन्ड लेंथ है, तो आप सबको बेटा मालूम होगा O2 में बॉन्ड ऑर्डर बेटा 2 होता है, O2 प्लस में बेटा 2.5 होता है, O2 माइनस में बेटा 1.5 होता है, और O2 डबल माइनस में बेटा 1 होता है। तो अब देखो O2 डबल माइनस में बेटा बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1। O3 बेटा ओजोन, ओजोन अगर देखोगे तो बेटा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर बेटा 3/2 आता है। तो यहाँ पर बेटा बॉन्ड ऑर्डर 1.5 और O2 में बेटा बॉन्ड ऑर्डर कितना 2। तो देखो ये भी ऑर्डर बेटा आपका सही है। फिर देखो N2 और N2 प्लस, ठीक, N2 में बेटा बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 होता है, और N2 प्लस में बेटा 2.5 होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5, और इसका बेटा बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3 है। तो देखो इसकी बॉन्ड ऑर्डर बेटा कम है तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। और एक मिनट, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर बेटा कम है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होनी चाहिए, ज़्यादा दिखा रहा, ये वाला ऑप्शन बेटा गलत है। तो 72 बेटा A एंड B वाला ऑप्शन कौन सा है, ओनली A एंड B है, तो आपका सेकेंड आंसर बेटा सही है। अगला देखिए बेटा 73, मैचिंग का क्वेश्चन है। देखो बेटा एराइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल से करा रहे हैं। देखो बेटा अगर यहाँ केवल एल्काइल हैलाइड होता तो उसको बेटा बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। 1 मोल एल्काइल हैलाइड 1 मोल एराइल हैलाइड हो तो उसको बोलते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। यहाँ पर दोनों मोल बेटा किसका है, एराइल हैलाइड का, इसको हम लोग बोलेंगे फिटिक रिएक्शन। तो ये आपका ए है, यानी ए का बेटा थर्ड हो गया, ठीक है ना। यहीं पर बेटा अगर कॉपर लेते हैं तो उसको उल्मन रिएक्शन बोलते हैं। फिर देखो बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेटा हम हेलो बेंजीन बना रहे हैं। कौन सी रिएक्शन है बेटा, गेटरमैन रिएक्शन है। इस पे कुछ बेटा गलत लिखा हुआ है 73। यहाँ पर बेटा फोर्थ करके लिखना चाहिए था, यहाँ मिसप्रिंटिंग है। फोर्थ करके बेटा गेटरमैन लिखा होना चाहिए था। तो बेटा ये बी का बेटा फोर्थ है, गेटरमैन रिएक्शन। देखो बेटा जब कॉपर लेते हैं तो गेटरमैन कहते हैं, ठीक है। और अगर यही बेटा CuCl ऑब्लिक HCl लेते हैं तो इसको बेटा हम सैंडमियर बोलते हैं, ठीक बेटा। अब देखो बेटा C2H5Br सोडियम आयोडाइड। देखो Br और I बेटा अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, या इसको बेटा हम लोग फिंक्सलैंड रिएक्शन कहते हैं। तो C का बेटा सेकंड हो गया। फिर जरा लास्ट वाला में देखिए बेटा, ये आपका टर्सरी एल्कोहल है, ये आपका टर्सरी एल्कोहल है। ये आपका टर्सरी एल्कोहल है डी।
देखो बेटा OH की जगह क्या आ रहा, इसकी जगह देखो बेटा क्या आ रहा, Cl, ठीक है ना। और ये आपका क्या है बेटा, ल्यूकास रिएजेंट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। टर्सरी अल्कोहल बेटा तुरंत रिएक्ट करता है, तो बेटा इसका ये हो गया फर्स्ट। तो 73 देख लो, थर्ड फोर्थ सेकेंड फर्स्ट, थर्ड फोर्थ सेकेंड फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है बेटा। यहाँ छपा नहीं है, फोर्थ गेटरमैन रिएक्शन है। अब आइए बेटा 74, देखो बेटा टॉल्वीन से बेटा हम बेंजल्डिहाइड बना रहे हैं, ठीक है ना। दो प्रोसेस होता है बेटा, एक क्रोमाइल क्लोराइड लेते हैं और एक में बेटा CrO3 लेते हैं। तो ए बेटा आपका CrO3 है और बी बेटा क्रोमाइल क्लोराइड है। और आप सबको रिएक्शन का नाम मालूम होगा, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है भाई, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम यहीं पर KMnO4 ले लें बेटा, KMnO4 चाहे एसिडिक लो या एल्कलाइन लो, ठीक, तब ये बेटा आपका बेंजोइक एसिड बन जाता। तो जब CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं या क्रोमाइल क्लोराइड लेते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले ले लाइक KMnO4, लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट, लाइक HNO3, तो बेटा बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो 74 देख लो बेटा फर्स्ट, 74 बेटा फर्स्ट। 75 देखो बेटा, एल्कोहल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से करा रहे हैं बेटा। ये टेम्परेचर बेस रिएक्शन है। अगर टेम्परेचर 170 डिग्री C होता है बेटा, तब इथाइलिन बनता है, तब बेटा डिहाइड्रेशन होता है। तब क्या होता है, डिहाइड्रेशन। तब बेटा डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है ना। इसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो 170 और 273, 3 4 4, ये 443 हो गया बेटा। अगर बेटा हम 140 डिग्री टेम्परेचर लेते हैं या 413 केल्विन, ठीक, तो बेटा पार्शियल डिहाइड्रेशन होता है, पार्शियल डिहाइड्रेशन, पार्शियल डिहाइड्रेशन। तब बेटा डाइथाइल ईथर बनता है, जो आपका आंसर है, डाइथाइल ईथर। और यही टेम्परेचर बेटा 110 होता है, 110 होता है, तब बेटा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। तो एकदम बेटा हिस्ट्री की तरह ये 3 टेम्परेचर याद कर लीजिए। 170 पे बेटा डिहाइड्रेशन, 140 पे पार्शियल डिहाइड्रेशन बेटा ईथर बनता है, 110 पर बेटा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। तो 75 का बेटा सेकेंड। अब आइए 76, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन नॉट बी लीगेंड। बेटा अमोनियम आयन, देखो बेटा नाइट्रोजन की ऑक्टेट इसमें कंप्लीट है, कोई लोन पेयर नहीं है बेटा, ये लीगेंड का काम नहीं करता है। NO+ बेटा लीगेंड का काम करता है नाइट्रोसोनियम आयन, और बेटा हाइड्राजोनियम आयन भी करेगा। देखो इसके बाद लोन पेयर है, तो ये दोनों बेटा करेंगे मोनोडेंटेड लीगेंड, ठीक है ना। आप अभी हम लोग आगे क्वेश्चन है कि जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, उसमें NO अपना एक इलेक्ट्रॉन आयरन को बेटा शिफ्ट करता है, तो वहाँ NO+ हो जाता है, और आयरन फेरस +2 से +1 में आ जाता है। तो ये बेटा लीगेंड का काम करेगा मोनोडेंटेड, और ये बेटा लीगेंड का काम नहीं करेगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी लिगेंड, तो फर्स्ट ओनली। फिर IUPAC नेम ऑफ फेरोफेरीसाइनाइड, इसी अभी बेटा कुछ टेस्ट पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था, वहां नाम था टर्न बुल ब्लू कहते हैं इसको। इसका फॉर्मूला बेटा होता है Fe3FeCN का होल 6 होल ट्वाइस। ये वाला आयरन बेटा 2 के फॉर्म में होता है, ये वाला आयरन बेटा 3 के फॉर्म में होता है। जब इसको हम आयनाइज करते हैं तो 3Fe डबल प्लस बनाता है और ट्वाइस FeCN का होल 6 ट्रिपल माइनस बनाता है। तो यहाँ बेटा आयरन +3, यहाँ आयरन +2। अब नाम देखो बेटा क्या होगा, देखो ये 2 के फॉर्म में है, तो आयरन 2, बाहर वाला बेटा आयरन 2 है, अंदर वाले में देखो हेक्सा साइनो हो जाएगा, हेक्सा साइनो हो गया। एनायन है ना, तो फेरेट हो जाए, हेक्सा साइनो फेरेट हो जाएगा, और फेरेट बेटा क्या होगा 3 हो जाएगा। आयरन सेकेंड, हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड। इसी से मिलता जुलता बेटा प्रूसियन ब्लू याद रखो, Fe4 FeCN का होल 6 होल थ्राइस। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं प्रूसियन ब्लू। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर ये बाहर वाला आयरन बेटा 3 के फॉर्म में होता है, अंदर वाला बेटा 2 के फॉर्म में होता है। फेरिक फेरोसाइनाइड। फिर द कॉम्प्लेक्स, देखो बेटा फेरोसाइनाइड आयन है, ये बेटा आपका फेरीसाइनाइड है। यहाँ आयरन +3 है, यहाँ आयरन बेटा +2 है, ठीक है ना। तो देखो बेटा आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D6 4S2। यहाँ बेटा आयरन +3 है, तो +3 मतलब 3D5 हो गया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा पेयरिंग, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या होगा D2sp3 होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा बेटा, ठीक। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बेटा ये क्या होगा पैरामैग्नेटिक होगा। अब आइए देखें, यहाँ पर आयरन +2 है, तो ये बेटा 3D6 है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बेटा इसमें भी है, पेयरिंग कर दो, तो यहाँ पर भी देखो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ये भी है, ऑक्टाहेड्रल होगा। लेकिन बेटा सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो ये क्या होगा डायामैग्नेटिक होगा। अब चलिए अपना ऑप्शन चेक करते हैं। बोथ ऑक्टाहेड्रल एंड पैरामैग्नेटिक, दोनों ऑक्टाहेड्रल तो है लेकिन पैरामैग्नेटिक नहीं है। बोथ ऑक्टाहेड्रल डायामैग्नेटिक गलत। हैव सेम ज्योमेट्री बट डिफरेंट मैग्नेटिक कैरेक्टर सही है। दोनों बेटा D2sp3 है, ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन बेटा मैग्नेटिक कैरेक्टर बेटा डिफरेंट है। ये आपका पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक, और जबकि यहाँ सेम मैग्नेटिक कैरेक्टर लिख रहा गलत है। तो 78 का बेटा थर्ड। बेटा थर्ड हो गया। अब आइए 79 में बेटा कॉम्प्लेक्स, देखो ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है बेटा, ठीक है। FeH2 वंस अगेन देखो Fe का कॉन्फ़िगरेशन बेटा 3D6 4S2, ठीक। देखो बेटा इसमें क्या होता है, जब ये आयरन यहाँ पहले Fe डबल प्लस के फॉर्म में होता है, 3D6 के फॉर्म में, ठीक है ना।
NO आपका पहले न्यूट्रल लिगेंड है, ये बेटा क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन आयरन को दे देता है, ठीक है ना। अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा तो बेटा ये क्या बना लेगा, NO प्लस, और Fe बेटा Fe प्लस में आ जाता है, तो यहाँ पर बेटा 3D7 हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा। इसी के कारण ये जो देखो बेटा, लीगेंड मेटल को दे रहा है बेटा, लीगेंड, इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर भी बोल सकते हो। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में जो ब्राउन कलर है बेटा किसके कारण है, लीगेंड अपना इलेक्ट्रॉन बेटा मेटल को दे रहा है, ठीक है। ठीक है भाई। अब जरा देखिए, फिर से देखिए, आयरन का ये कॉन्फ़िगरेशन है। आयरन देखो यहाँ पर पहले फेरस के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। NO आपका न्यूट्रल लिगेंड टाइप का है। न्यूट्रल होता क्या है बेटा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो इस पे NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन हो जाता है, और ये बेटा आपका 6 इलेक्ट्रॉन के बजाय कितने हो जाते हैं, 7। अब 7 बेटा अगर आप भरोगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हुए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा कितना हो गए, 3। तो मैग्नेटिक मोमेंट बेटा n प्लस 2, 3 प्लस 2 बेटा अंडर रूट क्या हुआ, 15। अंडर रूट 15 बेटा आपका ये बेटा ऑप्शन सही नहीं है इनके, ये गलत बना, इधर ऑप्शन सही है। तो इसका देखो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट बेटा अंडर रूट 15 यानी 3.9 है। तो पहला ऑप्शन बेटा इसका सही है। अब यहां देखो आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर देखो, x प्लस 5 इंटू 0, NO की बेटा +1 बराबर +2, तो बेटा यहाँ x बराबर +1, इसीलिए देखो आयरन बेटा +1 के फॉर्म में होता है। तो कोई पूछे बेटा आयरन +1 के फॉर्म में क्यों है, क्योंकि NO ने अपना एक इलेक्ट्रॉन बेटा आयरन को दे दिया, तो पहले बेटा वो फेरस था, +2 में था, +1 में हो गया, ठीक। अब केंद्रीय धातु आयन के बेटा हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या होगा, sp3d2 सही है। हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3d2 सही है, ठीक। हैव डिफरेंट ज्योमेट्री, और यहाँ d2sp3 लिखा है बेटा, ये गलत है। तो देखो बेटा इधर हिंदी वाले से कर दे रहे हैं, ये आपका ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, मैग्नेटिक मोमेंट 3.9 बेटा क्यों है बता दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +1 है, हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3d2 है, तो ये सही है, ये वाला बेटा गलत है। तो 79 का बेटा गलत कौन सा है, 79 का बेटा 4। एट्टी का देखिए बेटा, ये एक डायग्राम दिया है, प्लेन पोलराइज लाइट, मतलब एक तरफ बेटा केवल वाइब्रेशन हो रहा, पोलरीमीटर में जिसमें बेटा आपका कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन है। आप देखिए जब यहाँ से लाइट निकल रही है तो बेटा ना तो क्लॉकवाइज रोटेट हो रही ना एंटी क्लॉक, तो प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट नहीं हो रही। तो अब उसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। देखो प्लेन पोलराइज लाइट बेटा रोटेट नहीं हुई, ना लेफ्ट ना राइट ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉक, तो पहला ऑप्शन बेटा क्या हो सकता है, पहली पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन है वो बेटा ए कायरल है, यानी बेटा उसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेटा शो नहीं करता, पहला ऑप्शन। कंपाउंड डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सही है।
यानी बेटा आपका कंपाउंड कैसा है, एक आयरन है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है अगर यहाँ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक आयरन कंपाउंड होगा, ठीक है, तो बेटा प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट नहीं होगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने की। अब दूसरी पॉसिबिलिटी बेटा क्या हो सकती है, यहां पर जो सॉल्यूशन हो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, लेकिन हो सकता है बेटा वो मीजो कंपाउंड इन ऑप्टिकल बट ऑप्टिकली इनएक्टिव से हो सकता है। अगर आपका कंपाउंड बेटा मीजो है, यानी दो कायरल कार्बन है, सिमेट्री है, जस्ट लाइक टार्ट्रिक एसिड ले लो, देखो बेटा ये वाला भी कार्बन कायरल है, ये वाला भी कार्बन कायरल है, और ये देखो सिमेट्री है, ठीक है ना। तो देखो बेटा टार्ट्रिक एसिड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, लेकिन जो इसका मीजो फॉर्म है, जो बेटा इसका मीजो फॉर्म है, देखो ये वाला पोर्शन राइट घुमाएगा तो ये लेफ्ट घुमाएगा, तो नेट में बेटा प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट नहीं होगी, तो ये भी पॉसिबिलिटी बेटा है, सही है। फिर बेटा यहां पर आप क्या कर दो, नहीं घूम रहा, तो आप बेटा डी और एल यानी इनेंसियोमर, अगर आप इनेंसियोमर ले लें यानी डी फॉर्म और एल फॉर्म का इक्विमोलर मिक्सचर ले लें, 1:1 मिक्सचर ले लें किसका, इनेंसियोमर का, यानी क्या ले लो बेटा, रेसमिक मिक्सचर, तो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। सॉल्यूशन इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल, जो डी एंड एल जो बेटा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो, यानी रेसमिक मिक्सचर ले लीजिए। तो ये भी बेटा सही है, तो आंसर बेटा क्या हो गया, 4। तो देखो बेटा प्लेन पोलराइज लाइट पोलरीमीटर पास कर रहे हैं, आपकी प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट नहीं हो रही, तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही नहीं शो कर रहा, कायरल कार्बन नहीं। दूसरी पॉसिबिलिटी बेटा क्या है, मीजो फॉर्म हो, ठीक है ना, ऑप्टिकल आइसोमर तो शो करता है, लेकिन वो ऑप्टिकली नेट में क्या हो, इनएक्टिव हो, या फिर बेटा रेसमिक मिक्सचर हो। तो 80 का बेटा 4th हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ये तो बेटा सबको याद होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, तो बेटा ये ऑर्डर सही है। ये वाला ऑर्डर भी सही है, जब बेटा पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन होता है तो उसका माइनस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये ऑर्डर भी बेटा परफेक्टली करेक्ट है। ये ऑर्डर भी बेटा परफेक्टली करेक्ट है। आंसर क्या हो गया, 4th, ये तो याद होगा सबको। अब देखिए बेटा मैचिंग का क्वेश्चन है, कौन किससे मैच कर रहा, XCO3 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। अब जरा देखो इधर किसके पास है, अमोनिया के पास बेटा 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो 1 का बेटा हो गया सेकंड। अब आइए बेटा XCF2, तो देखो बेटा XCF2 में क्या है, 2 बॉन्ड पेयर है, 3 लोन पेयर है, और हम सबको मालूम है बेटा ये लीनियर होता है, और यहाँ लीनियर बेटा ये है आपका, तो ये आपका 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। SF4 बेटा क्या होता है, सीसा होता है, 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, ठीक, 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, ठीक है ना। तो
XeF2 का बेटा हो गया आपका थर्ड। अब XeO2F2 का बेटा देखोगे तो आप 2 1 2 4, इसमें बेटा इस वाले में अगर आप देखोगे तो 2 2 4 2 6 2 2 4 4 बॉन्ड पेयर है और बेटा एक लोन पेयर है। तो ये आपका बेटा फोर्थ से मैच कर गया, ठीक। और XeO4 देखोगे तो यहां पे देखो बेटा 5 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। 5 इसमें देखो बेटा 5 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। तो ये बेटा इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख लो जरा, सेकेंड थर्ड फोर फर्स्ट, सेकेंड थर्ड फोर फर्स्ट, 82 का बेटा सेकेंड, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन भी अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। जैसे इस वाले में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, इसमें बेटा क्या होगा, sp3d2 होगा, ठीक। इन दोनों का इसमें बेटा sp3d होगा। तो 82 का बेटा सेकेंड। अगला देखिए, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, इनकरेक्ट इज SnCl4 इज मोर कोवलेंट देन SnCl2, सही है। यहां देखो Sn+4 है, यहां बेटा Sn+2 है, तो पक्की बात है स्मॉल साइज किसका होगा, जितना ज्यादा बेटा ऑक्सीडेशन नंबर साइज उतना छोटा, ठीक। तो केटायन में पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा उतना साइज छोटा, छोटा होगा तो बेटा पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, बेटा सही लिखा है। PbI4 कॉमनली डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल सही है बेटा। GX4 इज मोर स्टेबल देन GX2, ये भी सही है बेटा। केवल याद रखो Pb+4 अनस्टेबल होता है और Pb+2 स्टेबल होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। बाकी सब में +4 ज्यादा से। PbX4 इज मोर स्टेबल देन PbX2, गलत है ये वाला बेटा अनस्टेबल है और ये वाला बेटा स्टेबल है, और रीजन बेटा क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो देखो बेटा आपसे पूछ क्या रहा, इनकरेक्ट, पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा गलत है। तो 83 का बेटा 4। अब जरा देखिए, 2 कंपाउंड दिया है, जरा इसका हम लोग IPC नेम लिखें तो 1 2 3, इसका बेटा नाम क्या हुआ, 3-मिथाइल साइक्लोप्रोपीन, 3-मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। इसका नाम बेटा अगर देखो 1 2 3, 1-मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। तो देखो बेटा अब जरा आइए, पोजीशन आइसोमर बिल्कुल सही है। देखो यहाँ 3-मिथाइल है, यहाँ 1-मिथाइल है, तो पोजीशन आइसोमर तो है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। बोथ हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, गलत।
यहाँ पर भी देखो डबल बॉन्ड बेटा, प्रोपीन 1 ये भी है, प्रोपीन 1 ये भी है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन तो बेटा दोनों में सेम है ना, तो ये वाला आपका गलत है। पहला सही, दूसरा गलत, तो 84 का बेटा थर्ड हो गया, 84 इज थर्ड। अब आइए 85, ऑक्सीडाइजिंग पावर, उधर देखिए ज़्यादा सही है, Mn+3 और Cr+3। देखो बेटा Mn का कॉन्फ़िगरेशन, Mn+3 बेटा क्या होगा, Mn का कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या होता है, 3d5 4s2, तो 3 इलेक्ट्रॉन बेटा निकाल दो तो 3d4 हो गया। और इसका देखो बेटा Cr का क्या होता है, 3d5 4s1, तो Cr+3 का बेटा कितना होगा, 3d3। देखो बेटा ये स्टेबल है, क्यों स्टेबल है बेटा, क्योंकि ये T2G में जो 3 ऑर्बिटल आपकी लोअर एनर्जी में है, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाफ फील्ड है। तो अगर ये स्टेबल है, तो अगर बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर है ना, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो Cr+2 बनाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग का काम नहीं करेगा। अब जरा इसमें देखो Mn+3, एक इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा, Mn+2 बनाएगा, 3d4 से बेटा 3d5 में जा रहा, हाफ फील्ड मिल रही इसको बेटा, हाईली स्टेबल है। ठीक, तो देखो ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा, यहां पर बेटा ये मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में जा रहा, तो ये नहीं होगा, ये बेटा होगा। तो पहला ऑप्शन बेटा बिल्कुल सही है। ठीक, तो पहला ऑप्शन आपका बेटा बिल्कुल सही है। दूसरा देखो रिड्यूसिंग पावर Mn++ की Cr++ से, देखो Mn++ रिड्यूसिंग पावर का मतलब उसने बेटा एक इलेक्ट्रॉन दिए, Mn+3 में जा रहा, तो देखो ये 3d5 से बेटा 3d4 में जा रहा। ठीक, बिल्कुल जाना पसंद नहीं करेगा, अनस्टेबल जा, क्योंकि ये अनस्टेबल है, तो ये बेटा रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। जबकि देखो Cr+2 से किस में जा रहा, Cr+3 में, देखो यहां 3d3 मिल रहा, स्टेबल मिल रहा, तो बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा। तो रिड्यूसिंग पावर बेटा, सॉरी रिड्यूसिंग पावर, तो अगर आप रिड्यूसिंग पावर देखोगे तो बेटा Cr+2 की रिड्यूसिंग पावर Mn+2 से ज्यादा होगी, ये रिड्यूसिंग पावर। तो दूसरा बेटा गलत है। फिर स्टेबिलिटी देखो बेटा, तो स्टेबिलिटी अगर देखोगे आप Cu+ में और Cu++ में, तो Cu++ बेटा ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी देखोगे तो ये ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक, और ये बेटा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन देता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए बेटा डिसप्रपोर्शनेशन देता है, अनस्टेबल होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका बेटा गलत है। अब देखो बेटा एक बचा आपका ये La+3 Lu+3। तो देखो बेटा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण लेंथेनियम से लेके ल्यूटेशियम तक बेटा साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है, और यहां बेटा क्या लिखा है, इंक्रीज
तो ये वाला ऑप्शन भी बेटा आपका गलत है। ठीक, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ठीक है ना, लेंथेनियम से ल्यूटेशियम तक बेटा साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो La+3 का साइज बड़ा होगा, Lu+3 का साइज छोटा होगा, जबकि यहाँ उल्टा लिखा है। तो बेटा चौथा भी गलत है। तो पहला बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर Mn+3 की Cr+3 से बेटा ज़्यादा, पहला ऑप्शन आपका सही था। दूसरा भी बेटा आपका गलत है, तीसरा भी बेटा गलत है, चौथा भी बेटा गलत है। तो 85 का बेटा फर्स्ट। ठीक है भाई, फिर से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है डी ब्लॉक का। Mn+3 ठीक है ना, Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा। Mn+3 बेटा 3d4 है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर 3d5 में जा रहा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी में जा रहा, इसलिए बेटा बेटर ऑक्सीडाइज। और Cr+3 3d3 है और वो किस में जा रहा, 3d2 में बेटा 3d4 में जा रहा। ठीक है ना, यहाँ 3d4 होगा भाई, 3d4 में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा ना तो बढ़ेगा। तो 3d4 में जा रहा बेटा, स्टेबल से किस में जा रहा, अनस्टेबल में। तो दूसरा गलत है। और याद रखो, क्यूप्रिक आयन इज मोर स्टेबल देन क्यूप्रस आयन ड्यू टू हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। और लेंथेनियम से लेके ल्यूटेशियम तक बेटा साइज डिक्रीज करता है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। 85 का बेटा फर्स्ट। अब आइए 86, केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन है। वैनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम 23, 3d3 4s2। अब बेटा V+4 है, तो बेटा क्या बचा, 3d1 बचा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें बेटा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ। अब जरा इसमें देखो, Fe+3 ये हो जाएगा बेटा 3d6 4s2 होता है, 3d5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा। इसमें बेटा 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। Ni++ बेटा 3d8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें बेटा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। Mn+4 3d5 4s2 होता है, Mn का बेटा होता है 3d5 4s2, 4 निकाल दो बेटा, कितना बचा, 3d3 बचा। तो देखो ये 3d3 है, यानी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा किसमें है, Fe++ में। फिर बेटा किसमें है, Mn++ में, सॉरी Mn+4 में। फिर बेटा किसमें है, Ni++ में। और सबसे कम बेटा V+4 में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बेटा, थर्ड। थर्ड के बाद सेकेंड, सेकेंड के बाद फोर, फोर के बाद बेटा फर्स्ट। थर्ड सेकेंड फोर फर्स्ट, थर्ड सेकेंड फोर फर्स्ट, 86 का बेटा सेकेंड। अब आइए बेटा 87, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर मतलब बेटा ए ऑफ टू डिफरेंट रिएक्शन ऑफ सेम ऑर्डर आर आइडेंटिकल, सेम है। एक्टिवेशन एनर्जी बेटा पहले की दूसरे से बेटा 20 ज़्यादा है। तो E1 पहले की एक्टिवेशन E1 मान लो, दूसरे की E2,
तो E1 माइनस E2 बेटा कितना दिया है 20 किलो जूल। तो K1 K2 बेटा रेट कांस्टेंट है, तो ln K2 बाई K1 पूछा है। टेम्परेचर बेटा क्या है सेम, तो देखो बेटा ln K1 क्या होगा ln A माइनस E1 अपॉन R T1। ln K2 क्या होगा ln A माइनस E2 अपॉन R T2। T1 और T2 बेटा बराबर है, तो देखो K2 बाई K1 तो दूसरे से पहले को घटा दो, ln K2 माइनस ln K1 कर दो। देखो ये कैंसिल हो गया, T1 बेटा T2 बराबर है, तो 1 अपॉन RT बेटा बाहर आ गया, ये बेटा E1 माइनस E2 हो गया। ठीक, अब जरा देखो इसको लिख सकते हो ln K2 बाई K1 इक्वल टू E1 माइनस E2 अपॉन बेटा क्या हुआ RT। T1 बराबर T2 बराबर T कितना दिया बेटा 300। तो देखो ये 20 किलो जूल हो गया, नीचे बेटा ये 300 हो गया। टेम्परेचर R बेटा क्या हो जाएगा 8.31 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कर लो, तो ये बेटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 20,000 हो गया, एक जीरो पहले से 3 ये, और नीचे बेटा 300 8.31। तो देखो ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, ऊपर बेटा क्या बचा 200 और ये नीचे लगभग बेटा 25 बचा, तो ये लगभग बेटा 8 आ जाएगा। तो 87 का बेटा 4, केवल मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं। 88 वंस अगेन मैथमेटिकल क्वेश्चन है। देखो इन्होंने बेटा क्या पूछा है, x की वैल्यू क्या है, केवल मैथमेटिक्स है। चलिए ये आपकी रिएक्शन है, यहां देखो हमें फार्मूला बेटा क्या लगाना है, डेल्टा G नॉट इक्वल टू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। अब डेल्टा H नॉट बेटा अलग निकालो, देखो डेल्टा H नॉट क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में देखो 2AB है, ठीक, तो 2 इंटू 32 हो गया ये प्रोडक्ट, माइनस रिएक्टेंट में आइए बेटा A2 का कितना है 6 प्लस x, तो ये बेटा 58 माइनस x हो गया। अब जरा डेल्टा S नॉट निकाल लेते हैं, चलिए यहां निकाल लेते, यहां निकाल लेते डेल्टा S नॉट बेटा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, क्योंकि इंट्रॉपी बेटा स्टेट फंक्शन है, तो 2AB 2 इंटू 222 माइनस 146 माइनस 280। इसको अगर बेटा आप सॉल्व करोगे तो ये बेटा केवल 18 आएगा, 18 जूल आ जाएगा। क्या हो गया यार, ठीक। अब जरा देखिए, तो डेल्टा H नॉट आ गया, अब जरा डेल्टा G नॉट भी निकाल लेते हैं। डेल्टा G नॉट बेटा क्या होता है माइनस 2.303 RT log K, तो माइनस 2.303
आर देखो बेटा 8.31 इंटू 10⁻³ किलो जूल कर दिया। ठीक, टेम्परेचर बेटा कितना है, टेम्परेचर कितना दिया भाई, 500। टेम्परेचर बेटा 500 हो गया, और log K की वैल्यू दिया हुआ है देखो 2.2। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये -21 किलो जूल के आसपास आएगा। ठीक, तो देखो डेल्टा G नॉट आ गया -21 किलो जूल। अब जरा यहां रखो, ये बेटा -21 किलो जूल हो गया। डेल्टा H नॉट बेटा कितना हो गया, 58 - x हो गया। टेम्परेचर बेटा कितना है, 500। डेल्टा S नॉट बेटा कितना है, 18। वो जूल में था तो बेटा इसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो बेटा 1 किलो जूल हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो बेटा -21 58 - x माइनस ये बेटा इसको करोगे 2, ये 9 आ जाएगा। अब बेटा इसको इधर लाओ तो ये -12 बचेगा, 58 - x, तो x बराबर बेटा 70 के आसपास आ जाएगा। तो देख लो 70 का ऑप्शन ये। क्वेश्चन में बेटा कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं। फिर से देखिए, आपको एक ये रिवर्सिबल रिएक्शन A2 + B2 गिव्स 2AB दिया हुआ है। इस डाटा से बेटा देखो तीनों का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से डेल्टा H नॉट निकाल लिया। एंट्रोपी बेटा स्टेट फंक्शन है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से एंट्रोपी चेंज निकाल लिया। डेल्टा G नॉट बराबर -2.303 RT log K से डेल्टा G नॉट निकाल लिया। तीनों वैल्यू बेटा लाके रख दिया, अननोन x से x आ गया आपका बेटा। तो 88 का बेटा थर्ड। अब आइए 89, डेनियल सेल, जिंक कॉपर गैल्वेनिक सेल। आप सबको मालूम है बेटा इसका E0 + 1.1 वोल्ट होता है, और ये बेटा टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। E0 एक पर्टिकुलर सेल के लिए बेटा फिक्स होता है, वो टाइम पे बेटा डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, क्योंकि वो एक फिक्स टेम्परेचर पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्यूरेट वन ऑफ द गिवन टेम्परेचर, तो एक फिक्स टेम्परेचर। तो देखो ये E0 सेल वर्सेस टाइम, E0 सेल बेटा टाइम पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, E सेल डिपेंड अपॉन टाइम। E0 cell do not depend अपॉन टाइम, फिक्स होता है बेटा। ई सेल बेटा डिपेंड करता है, और आपकी बेटा नस्ट इक्वेशन क्या है, ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n log Q। और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी Q बढ़ेगा, ई सेल बेटा घटता है। और आफ्टर सम, जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, क्यों? ठीक है ना, क्योंकि रिएक्शन कोसेंट Q बढ़ता है, ई सेल घटता है, और कुछ समय बाद ई सेल घट के बेटा क्या हो जाता है, 0। दोनों हाफ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा क्या हो जाता है, सेम। कभी भी सेम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर करंट फ्लो नहीं होती, सेम प्रेशर पे बेटा वाटर का फ्लो नहीं होता, सेम टेम्परेचर पे बेटा हीट का फ्लो नहीं होता। हीट फ्लो के लिए टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, वाटर फ्लो के लिए प्रेशर डिफरेंस चाहिए, और बेटा करंट फ्लो के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए। तो आपका 89 का बेटा सेकंड।
अब आइए 90 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। देखो बेटा, फैक्टर e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, इसको बेटा हम लोग बोल्ट्जमैन फैक्टर कहते हैं। इसकी कोई पूछे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। ठीक है ना। तो बोल्ट्जमैन फैक्टर हमें ये बताता है, उन मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बताता है जिनके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड या उससे ज्यादा होती है, या कह लो काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होती है। तो फैक्टर करस्पॉन्डिंग टू ए फ्रैक्शन ऑफ हैविंग काइनेटिक लेस देन ई ए, गलत। ये जो एनर्जी है, ठीक है ना, वो एक्टिवेशन से, थ्रेशोल्ड से बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका लेस नहीं ग्रेटर होना चाहिए था। एट ए गिवन टेम्परेचर लोअर इज द ये, फास्टर इज ए, बिल्कुल सही है। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा, बिल्कुल सही है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय अबाउट 10 डिग्री सी, रेट कांस्टेंट 2 से 3 गुना बढ़ता है, बिल्कुल सही है। बाई इफेक्ट डबल, बिल्कुल सही है। 2 से 3 गुना बढ़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। इसको हम लोग बेटा म्यू से डिनोट करते हैं। कैलकुलेशन के लिए हम म्यू की वैल्यू कितने लेते हैं, 2 लेते हैं। फिर देखो, प्लॉट ऑफ लॉग के वर्सेस वन वे स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही है। लेकिन स्लोप ये नहीं होता। अगर आप आर्नियस प्लॉट ड्रॉ करोगे लॉग के वर्सेस 1/t, तो स्ट्रेट लाइन तो होगा, लेकिन यहां पर बेटा जो स्लोप m होता है वो बेटा माइनस ई ए अपॉन आर की बजाय 2.303 आर होता है। अगर ये ln होता, तो आपका बेटा चौथा स्टेटमेंट सही होता। तो पहला स्टेटमेंट बेटा आपका गलत है, दूसरा बेटा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है। तो बी एंड सी देख लो बेटा कौन सा है। 90 का बेटा 4, तो 90 का करेक्ट आंसर बेटा 4th। ठीक है ना। तो ये बेटा आपके FST 54 का बेटा केमिस्ट्री का डिस्कशन है। पहले बेटा अप टू 60, 46 से 68 तक संजीव सर ने किया, 69 ऑनवर्ड बेटा 90 तक हमने किया। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि बेटा हम दोनों लोगों के डिस्कशन से इस पेपर के रिगार्डिंग जो भी क्यूरीज होंगी बेटा वो आपकी दूर हो जाएंगी। ठीक है भाई, ओके बेटा, थैंक यू।